तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पर। टू ब्लॉक्स ए एंड बी ऑफ masses 2m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are respectively. मतलब यहां पर जैसे ये दिया गया सिस्टम, इसमें m और 2m दो मास हैं, और उसके बाद उसने क्या कहा, जैसे ये इस तरीके से किसी कंडीशन में रुकेगा ना, ये खींच जाएगी स्प्रिंग। लेकिन फिर उसने कहा कि अगर हम इस स्ट्रिंग को कट कर दें, मतलब ए और बी के बीच में जो स्ट्रिंग है इसको हम कट कर दें, तो जैसे ही कट करेंगे इमीडिएटली आफ्टर द स्ट्रिंग इज कट, मतलब स्ट्रिंग को जैसे ही हम कट करते हैं उसके जस्ट बाद यहां पर ए और बी जो दोनों हैं उनके एक्सेलरेशंस क्या हो जाएंगे, ये हम लोगों को यहां पर निकालना है। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन आपके यहां नीट में पूछा गया था, तो हम लोग यहां पर देखते हैं कि क्या कंडीशन होगी। जैसे सबसे पहले एक बात यहां पर हम समझ लेते हैं कि जो जो एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहां पर होगा, मतलब जो इनका एक्सलेशन होगा, तो वो एक्सलेशन में एक बात ऐसे कंफर्म है कि अगर हम इसको कट करेंगे यहां पर, तो अगर हम इसे कट करेंगे तो ये जो है फ्री फॉल कंडीशन में आ जाएगा, और फ्री फॉल में इसका एक्सलेशन क्या होता है, जी के बराबर। तो यहां पर इसका जो एक्सलेशन हो जाएगा वो जी हो जाएगा, यानी कि थर्ड या सेकंड में से ही कोई हो सकता है। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये तो फ्री फॉल की कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन ये फ्री फॉल कंडीशन में नहीं है, तो इसका एक्सलेशन कुछ अलग आ सकता है यहां पर। तो इसका मतलब सेकंड की पॉसिबिलिटी ज्यादा है यहां पर सही होने की। तो हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करके देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो जैसे ये डायग्राम आपको दिखा दिया गया यहां पर, तो ये दो डायग्राम हम लोग को बनाने रहेंगे, आप भी दो बना लेना, लेकिन पहले अभी देख लो, समझ लो इसको, एक ये डायग्राम, एक ये, इसमें इस स्ट्रिंग को कट किया गया है। तो पहले हम इस कंडीशन को देखते हैं यहां पर। तो इसमें क्या होगा, इसका जो डाउनवर्ड वेट है वो क्या हो जाएगा, mg। यहां पर जो टेंशन हो जाएगी वो t के बराबर, यहां पर भी जो टेंशन हो जाएगी वो d के बराबर। इतनी बात क्लियर है। साथ में इसका जो डाउनवर्ड वेट हो जाएगा वो 2mg के बराबर। ठीक है ना, इतना यहां पर हो जाएगा। और ये जो स्प्रिंग है इसमें ऊपर की तरफ यहां पर, मतलब स्प्रिंग खींचेगी तो यहां पर कितना फोर्स लगेगा, कितना यहां पर आएगा वो हमें देखना है। तो अब होगा क्या यहां पर कि जो ये T है, अगर आप देखो तो T की वैल्यू mg के बराबर ही तो होगी इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर ये T mg के बराबर है तो एक तरह से डाउनवर्ड कितना लगेगा, 3mg। भाई T की वैल्यू mg और प्लस ये 2mg, तो हम यहां पर कह सकते हैं ऊपर जो टोटल फोर्स लगेगा वो T प्लस 2mg, या ऐसे सीधे लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि T की वैल्यू क्या है mg, तो यहां पर कितना हो जाएगा 3mg के बराबर। या इसको एक दूसरे तरीके से आप समझ सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप ये बीच का भूल जाओ कि बीच में कोई स्ट्रिंग भी है। आप सोचो यहां पर टोटल मास कितना है 3m, तो यहां टोटल मास अगर 3m है तो डाउनवर्ड जो वेट होगा वो 3mg के बराबर। तो जो भी यहां पर ये खिंचाव होगा स्प्रिंग में, उसकी वजह से जो A पर अपवर्ड फोर्स लगेगा, जैसे स्प्रिंग को आप ऐसे खींचते हैं तो ऐसा लगता है कि स्प्रिंग आपको अपनी तरफ खींच रही। ठीक है, अगर बाहर की तरफ खींचते हैं तो ऐसा लगता है स्प्रिंग अपनी तरफ खींच रही। तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ये स्प्रिंग को खींचेगा नीचे, तो स्प्रिंग इस पूरे सिस्टम को ऊपर खींचेगी उतने ही फोर्स से 3mg से। अब जैसे ही आप कट करेंगे, जैसे ही आपने कट किया तो जो ऊपर का फोर्स है ये तो 3mg ही रहा, जो था वही रहेगा। ठीक है, जैसे आपने जिस समय कट किया, जैसे आपने कट किया तो ये तो 3mg रहेगा, और ये जो डाउनवर्ड वेट है ये कितना हो जाएगा 2mg। इसका जो डाउनवर्ड वेट है वो कितना हो जाएगा mg, लेकिन जो स्ट्रिंग में टेंशन है वो क्या हो जाएगी, T इज इक्वल टू 0 हो जाए, क्योंकि स्ट्रिंग कट कर दी ना आपने। तो कट करने के बाद क्या होगा, वो तो फ्री हो गई, ना यहां ना यहां, कोई टेंशन तो आपको दिखेगी नहीं। तो यहां पर जो कंडीशन है उसके हिसाब से हम एक्सलेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम ए के लिए देखें तो ए में ऊपर की तरफ ज्यादा फोर्स लग रहा है, नीचे की तरफ कम, तो एक्सलेशन ऑफ ए जो हो जाएगा वो हो जाएगा 3mg माइनस 2mg एंड डिवाइडेड बाई 2m। 2m ही तो है मास इसका।
तो 3mg माइनस 2mg कितना हो गया, mg और डिवाइडेड बाई 2m, यानी कि इसकी वैल्यू क्या आ गई, g/2। और अगर हम इसके लिए देखें तो पहले से ही कंफर्म था, लिखना चाहें तो इसका ऐसे लिख सकते हैं, AB इज इक्वल टू टोटल फोर्स mg डिवाइडेड बाई टोटल मास m दैट इज इक्वल टू g। ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो यहां पर यही सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। यहां पर कुछ लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, जैसे उनको ये लगता है कि जब स्ट्रिंग कट गई तो यहां पर ये वाला वेट तो गायब हो गया। अब जब ये वेट गायब हो गया तो यहां पर 2mg बचा, तो ऊपर 3mg कैसे हो सकता है, क्योंकि इसमें जो mg आया था वो तो इसी का था ना। ठीक है, और जब इसको हमने कट कर दिया तो यहाँ 2mg है, तो ऊपर 2mg हो जाना चाहिए, लेकिन तुरंत 2mg नहीं होगा। ठीक है, जैसे एक्चुअल में स्प्रिंग के केस में होता क्या है कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं, जैसे आप स्प्रिंग को खींच दो ऐसे और उसके बाद आप छोड़ो तो वो अपने आप वापस चली जाती है ना। यानी कि क्या होता है कि अपने आप वापस जाने का मतलब क्या है, जैसे ऐसे आप यहां पर रखो कोई भी ब्लॉक, इसमें रखो ऐसे, यहां पर स्प्रिंग बांध दो और ऐसे ब्लॉक रखो। ठीक है, और फिर आप इसको इधर की तरफ खींच दो थोड़ा सा, और खींचकर आप यहां तक ले आए और छोड़ दें, और उसके बाद जब छोड़ेंगे तो क्या ये यहीं रुक जाएगा, वापस जाएगा ना। तो क्यों वापस जाता है, हम तो फोर्स लगा नहीं रहे, यहां पर अपने आप जाता है ना। तो अपने आप कैसे, कोई चीज अपने आप कैसे जा सकती, कुछ तो हुआ होगा ना वहां पर। तो होता क्या है कि जब आप स्प्रिंग को खींचते हैं तो अगर ये इधर से इधर जा रही तो इसका मतलब कोई फोर्स इस पर एक्ट कर रहा होगा। तो जब आप इसको खींचते हैं तो जो वर्क आपने किया होता है वो इसमें स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, हाफ kx² के बराबर। और वही जो एनर्जी स्टोर होती है वही वापस आपको वर्क के फॉर्म में मिलती है। तो वर्क है तो एक तरह से कह सकते हैं कि फोर्स भी होगा। ठीक है, अगर वर्क हो रहा है तो फोर्स भी होगा। तो ये तुरंत यहां पर 3mg जो है वो तुरंत 2mg में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कुछ समय तक, जैसे जिस समय आपने छोड़ा तो एक तरह से उस समय यहां पर क्या फोर्स लग रहा था, मतलब जब इसको कट करेंगे तो उस समय यहां 3mg लग रहा था ना। तो अब इसको कितना होना है, 2mg होना है, क्योंकि अब डाउनवर्ड वेट क्या है, 2mg। तो ये 2mg होने के लिए ही तो ऊपर जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब यहां पर आपने mg यहां से कट कर दिया तो क्या होगा, स्प्रिंग जैसे आपने ज्यादा फोर्स लगाकर खींच रखा था, अब उसमें से कुछ फोर्स आपने कम कर दिया तो फिर स्प्रिंग वापस जाएगी ना अपनी कंडीशन में। तो आप 2mg के बराबर इसके अंदर खिंचाव होगा, लेकिन ये तुरंत थोड़े पहुंच जाएगी, कुछ तो इसको लगेगा ना, यहां से यहां तक जाने में कुछ तो टाइम लगेगा। और जब ये वापस अपनी उस कंडीशन में पहुंचेगी तब ये रिड्यूस होकर क्या होगा, 2mg। ठीक है, तो तुरंत ये 2mg नहीं होगा, कुछ समय के बाद ये 2mg के बराबर होगा। इसीलिए उसने क्वेश्चन में देखो क्या मेंशन किया था, ये टर्म इसीलिए इंपॉर्टेंट था। ठीक है, कि इमीडिएटली, क्योंकि कुछ समय के बाद अगर ये टर्म नहीं लिखता तो आप कंफ्यूज हो जाते तुरंत। हालांकि तुम कंफ्यूज होते नहीं हो, लेकिन फिर भी हो सकते थे ना, कि अगर आप सोचते कि यार 2mg हो गया, mg हो गया, तो इमीडिएटली टर्म का मतलब क्या है कि तुरंत ही जैसे ही आपने कट किया तुरंत उसका एक्सलेशन आपको बताना है, क्योंकि कुछ समय के बाद तो वो 2mg भी हो जाएगा ना फिर वापस। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो गया ना। तो यहां पर सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बढ़िया है, AIEEE में पूछा गया था। टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन्स मेकिंग 30 डिग्री and 60 degree with the vertical R, making 30 degree and 60 degree with the vertical R shown in the figure. Two blocks A and B are placed on the planes. What is the relative vertical acceleration of A with respect to B? A का B के रेस्पेक्ट में रिलेटिव एक्सेलरेशन बताना है, लेकिन वर्टिकल रिलेटिव एक्सेलरेशन आपको बताना है। ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन हम लोगों को निकालना है। अब इसमें आप देखो यहां पर, वैसे तो रिलेटिव की कंडीशन थी तो कोई ऐसा पढ़ने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि हम लोगों ने रिलेटिव भी छोड़ रखा है, लेकिन थोड़ा सा हमने आपको आइडिया दे रखा है रिलेटिव का, कि अगर दो चीजें एक डायरेक्शन में जा रही हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, अगर रिलेटिव निकालते हैं तो हम, जैसे दो वेलोसिटीज हैं या दो एक्सेलरेशन है, अगर ये A है और ये B है, ठीक, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो अगर वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखेंगे तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस B लिखेंगे, और एक्सेलरेशन ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B लिखेंगे तो एक्सेलरेशन ऑफ A माइनस एक्सेलरेशन ऑफ B। बस इतना ही अभी समझ लो आप। ठीक है, तो हम लोगों ने ये पॉइंट थोड़ा सा एक बार आपको समझाया भी था।
तो यहां पर देखते हैं कि क्या करेंगे इस तरह की सिचुएशन में अगर आपको वर्टिकल एक्सलेशन निकालना है। तो ये क्वेश्चन कराने का पर्पज ये था कि अगर उसने वर्टिकल एक्सलेशन ऐसे पूछा तो आप करोगे क्या, मतलब उसकी वैल्यू क्या होगी। क्योंकि जब वर्टिकल कह दो तो कई लोगों को समझ में आ जाता है कि वर्टिकल एक्सलेशन जी के बराबर हो जाएगा, लेकिन आप यहां पर फ्री फॉल कंडीशन में नहीं है, इंक्लाइंड पर है, इंक्लाइंड प्लेन पर है। तो आपको एक चीज यहां पर ये पहले याद होनी चाहिए कि अगर कोई स्मूथ सरफेस है तो उसके ऊपर अगर कोई भी बॉडी ऐसे स्लाइड करती है तो उसका एक्सलेशन अगर ए है तो ए की वैल्यू क्या होती है, जी साइन थीटा। ठीक है, तो ए की वैल्यू होती है जी साइन थीटा। वर्टिकल जो इसके ऊपर यहां पर खिंचाव पड़ता है वो mg होता है, लेकिन वर्टिकल जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो यहां पर क्या होगा, आप इस a की वैल्यू तो आपको पता है कि a की वैल्यू क्या होगी, जी साइन थीटा। अब उसने यहां पर कहा है वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, तो हम पहले वर्टिकल एक्सेलरेशन निकालें। तो जब ये ब्लॉक यहां रखा जाता है तो ये जो a निकाला गया है ये क्या है, ये इसका नेट एक्सेलरेशन ही तो है। जो ब्लॉक ये स्लाइड कर रहा है तो इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन है ये, ठीक है। मतलब जो भी हमने कंपोनेंट वगैरह करके समझा था उसमें ये नेट एक्सेलरेशन है, इसी एक्सेलरेशन से इधर जा रहा है, ठीक है। तो ये इसका हो गया नेट एक्सेलरेशन। जैसे आपसे एक्सेलरेशन पूछा गया तो जो नेट एक्सेलरेशन होगा वही तो आप बताओगे, तो ये तो इसका हो गया नेट एक्सेलरेशन। अब देखो यहां पर कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट आपको निकालना है, तो आप यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दो इधर और एक इधर। तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी तो थीटा होगा, और अगर ये थीटा है यहां पर तो थोड़ा सा, अगर ये एंगल यहां पर थीटा है तो इधर का जो कंपोनेंट हो जाएगा वो हो जाएगा ए कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट हो जाएगा ए साइन थीटा। ठीक, ए कॉस थीटा एंड ए साइन थीटा। इसका मतलब जो वर्टिकल एक्सेलरेशन है वो जी नहीं है बल्कि क्या है, ए साइन थीटा के बराबर। दिस इज वर्टिकल एक्सेलरेशन ए बी। तो हम यहां पर लिख सकते हैं वर्टिकल एक्सेलरेशन ए बी इज इक्वल टू ए साइन थीटा। ये यहां पर हो गया वर्टिकल एक्सेलरेशन। अब ए साइन थीटा में ए की वैल्यू क्या है, जी साइन थीटा। तो इसका मतलब हम यहां पर क्या रखेंगे, जी साइन थीटा एंड साइन थीटा। यहां लिख देते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए की वैल्यू रखा तो यहां पर क्या आ गया, जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। समझ गए ना कि एक्सेलरेशन ए क्या था, जी साइन थीटा, ए का वर्टिकल कंपोनेंट क्या था, ए साइन थीटा। तो जब हमने इसमें ए की वैल्यू रखी तो ये क्या आ गया, जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा। दैट मीन्स जो वर्टिकल कंपोनेंट ए वी है वो आ गया जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, किया जाएगा ना। तो जी साइन स्क्वायर थीटा यहां पर वर्टिकल कंपोनेंट। तो लग रहा था कि डाउनवर्ड क्या होगा, जी, लेकिन आया क्या, जी साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो अब अगर आपको यहां पर दो ब्लॉक्स दिए गए हैं तो उसने ए का एक्सेलरेशन पूछा है बी के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या लिखेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जो वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछा है उसने। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, ए वर्टिकल, ऐसे यहां पर हम बी भी बना देते हैं जिससे ध्यान रहे आपको, क्योंकि हम वर्टिकल ही देख रहे हैं। वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो हम क्या लिखेंगे, वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बी, क्योंकि दोनों का होगा तो डाउनवर्ड ही ना, बस एंगल ही तो चेंज किया गया, बाकी हैं तो सब एक ही जैसे। तो वैसे एक का 60 है दूसरे का 30। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी। तो ये क्या हो जाएगा, जी क्या है, जी साइन स्क्वायर थीटा है ना, जी साइन स्क्वायर थीटा। तो जी साइन स्क्वायर 60 डिग्री एंड माइनस जी साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 60 √3/2, तो √3/2 का मतलब 3g, √3/2 लिखेंगे ना, स्क्वायर हो जाएगा तो 3g डिवाइडेड बाई 4, और माइनस साइन 30 1/2 स्क्वायर करेंगे 1/4 g/4, तो ये आ जाएगा 2g डिवाइडेड बाई 4, दैट इज g डिवाइडेड बाई 2। g की वैल्यू अगर रखते हैं हम 9.8 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो जाएगा 4.9 मीटर पर सेकेंड
स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहां देखो 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकल डायरेक्शन, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नोट कर लिया आपने। हॉरिजॉन्टल एक्सेलेरेशन यहां पर ये कंपोनेंट आ जाएगा ना, a cos थीटा। रिलेटिव अगर निकालेंगे तो हाँ रिलेटिव आ जाएगा, जो भी सॉल्व होकर आ जाए, ठीक है, वो तो आ जाएगा। मुझे लगा कि किसी पर्टिकुलर बॉडी का आप पूछ रहे हैं, पर्टिकुलर बॉडी का तो ये आएगा, बाकी रिलेटिव जैसे ये बताएगा वैसे आप निकाल। नोट कर लिया ना आपने। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। A string of negligible mass going over a clamped pulley of mass m supports a block of mass m as shown in the figure। मतलब ये जो पुली है उसका मास स्मॉल m दिया गया और ये जो ब्लॉक है उसका मास कैपिटल M दिया गया है। The force on the pulley by the clamp is given by। देखो हमने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था कि जो पुली है वो मासलेस रहती हैं, लेकिन यहां पर उसने उसका मास दे दिया और उसने पूछा है द फोर्स ऑन द पुली बाय द क्लैंप, पुली के ऊपर कितना फोर्स लगेगा बाय द क्लैंप। तो आपको यहां पर दिया तो जरूर गया है मास पुली का, लेकिन पुली का यहां पर किसी तरह का कोई रोटेशन नहीं, ठीक है, कोई रोटेशन है नहीं, जस्ट यहां पर देखो फिक्स कर दिया गया ना, यहां पर पॉइंट क्या हो गया, फिक्स हो गया। तो ये स्ट्रिंग पूरी फिक्स है। ये जो यहां पर है वो तो क्लैंप हो गया, ये जो यहां पर है ये तो यहां पर हो जाएगा क्लैंप, ठीक है, ये क्लैंप हो जाएगा। और इसी की वजह से उसने पूछा है कि कितना फोर्स लगेगा। लेकिन ये स्ट्रिंग जो है, क्या ये मास नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, क्योंकि ये यहां पर क्या कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया। तो अगर ये मूव करने लगे, मतलब ये पुली यहां मास दिया गया और इसका मोशन स्टार्ट हो जाए, रोटेशनल मोशन, तो फिर ये क्वेश्चन यहां से नहीं सॉल्व होगा, फिर इसके लिए आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो आएगा, वो आएगा रोटेशन में, ठीक है, यहां किसी तरह का कोई मोशन नहीं है। तो ये एकदम सिंपल सा ही क्वेश्चन है कि डाउनवर्ड अगर आप इसका वेट देखो तो क्या हो जाएगा mg, यहां पर टेंशन कितनी हो जाएगी t, यहां पर वही टेंशन दिखा देंगे आप t और वही टेंशन यहां दिखा देंगे t, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बता चुके हैं कि क्लैंप के द्वारा पुली पर लगने वाला फोर्स या पुली के द्वारा क्लैंप पर लगने वाला फोर्स, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट होगा। यानी कि रिजल्टेंट अगर आप t का निकालोगे तो क्या आएगा, रूट टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, दैट इज टी रूट टू। लेकिन यहां पर टी रूट टू सिर्फ आंसर नहीं होगा, रीजन क्या है कि यहां पर अगर ये पुली मासलेस होती तो टी रूट टू ही आंसर हो जाता और टी की जगह हम क्या रख देते, mg। लेकिन यहां पर ये जो पुली है उसका भी मास दिया गया है, तो उसका मास कितना है डाउनवर्ड, mg। तो यहां पर दो तरह के मास हो जाएंगे, जैसे इसके लिए तो t इज इक्वल टू mg हो जाएगा, सॉरी दो तरह के मास नहीं, दो तरह के फोर्स हो जाएंगे। तो एक फोर्स mg और एक फोर्स t, यानी कि अब ऐसे समझ लो कि एक ये जो पुली है, इस पुली के ऊपर दो फोर्स इधर लग रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है T और दूसरा फोर्स क्या लग रहा है mg, और इस साइड में एक ही फोर्स लग रहा है और वो क्या है T। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। दैट मीन्स जो फोर्स यहां पर हो जाएगा रिक्वायर्ड फोर्स, रिक्वायर्ड फोर्स, उसको हम कुछ भी सिंबल ऐसे बना दिया आर नॉट, तो वो आर नॉट क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर एंड प्लस टी प्लस mg टू द होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर जो कैपिटल T है उसकी जगह हम रख देंगे mg टू द होल स्क्वायर, ये हो जाएगा mg टू प्लस mg टू द होल स्क्वायर। तो अब देखो यहां पर आ जाएगा m स्क्वायर और यहां आ जाएगा m प्लस m टू द होल स्क्वायर, और रूट के बाहर इधर रख देंगे g, क्योंकि g यहां भी स्क्वायर होगा, यहां भी स्क्वायर होगा, यहां भी, मतलब जब आप बाहर निकालेंगे तब भी वो पूरा ही बाहर निकालो तो g स्क्वायर में आएगा ना, और यहां भी g स्क्वायर में आएगा, तो दोनों g स्क्वायर में कॉमन लेकर बाहर निकालेंगे तो क्या बन जाएगा g। तो ये आंसर आ जाएगा, दैट मीन्स यहां पर आ जाएगा m प्लस m टू द होल स्क्वायर m स्क्वायर और इंटू g, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लो। नोट कर लिया आपने।
चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। A person used force F shown in figure to move a load with constant velocity। देखो उसने एक फोर्स यूज किया है F और मूव कैसे कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो अगर आप फोर्स लगाते हैं और कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल की है? क्यों नहीं है? मैं अब फोर्स तो लगा सकते हैं ना किसी बॉडी पर, 10 फोर्स लगा दो तभी हम कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर सकते हैं। बस हम क्या करेंगे, रिजल्टेंट उसका 0 रखेंगे। तो अगर आप कहीं पर भी मान लिया जैसे आपको यहां पर इस बॉडी को मूव कराना है, तो इस बॉडी को अगर आपको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो आप क्या करोगे, जैसे मान लिया इसके ऊपर पहले से इधर एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ये पहले से लग रहा है और आपको इधर की तरफ मूव कराना है, मान लेते हैं कोई भी वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, इस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना, मतलब ये क्या है, कांस्टेंट, और इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया गया और आपको मूव इधर कराना है 2 मीटर पर सेकेंड से और भी कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा ना आपको F, और जब ये 10 न्यूटन आप यहां लगाएंगे तो ये 10 न्यूटन इस 10 न्यूटन को कैंसिल कर देगा, इस पर नेट फोर्स हो जाएगा 0, यानी कि इसका एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और तब आप इसको अगर 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी दे दोगे तो ये उसी वेलोसिटी से चलता रहेगा। यानी कि अगर हम कांस्टेंट वेलोसिटी से किसी चीज को मूव कराने के लिए फोर्स लगाते हैं तो वो फोर्स कहीं ना कहीं हम किसी अपोजिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए लगाएंगे। यही तो मतलब हुआ कि जैसे हमें ये चीज पता है ना कि कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर मूव कराना है तो किसी भी तरह के नेट फोर्स की रिक्वायरमेंट नहीं, तो अगर हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है तो इस फोर्स को लगाया गया इस अपोजिंग फोर्स को बैलेंस करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमने इसको लगाया ना, बैलेंस हो गया, अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। ठीक, तो यहां उसने कहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है तो आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है सरफेस प्रोफाइल, मतलब ये ग्राफ नहीं दिए गए हैं, इसको ग्राफ मत समझना, ग्राफ है नहीं, कुछ क्वांटिटी तो दी नहीं, कि बस जस्ट लेंथ दी गई है L, ठीक है, जो लेंथ यहां दी गई वही लेंथ यहां पर दे दी गई। तो ये सरफेस प्रोफाइल है। सरफेस प्रोफाइल का मतलब क्या है कि ये सरफेस आपको दिया गया कि अगर सरफेस ऐसा हो तो क्या इस पर ये चीज सेट बैठती है, अगर उसने ये फोर्स यूज किया है एक्स के साथ में तो क्या ये चीज इससे मैच करेगी कि अगर हम इसके ऊपर मूव करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, या हम ऐसा प्रोफाइल यूज करें, या हम ये यूज करें और या फिर हम ये वाला यूज करें। तो किस टाइप के सरफेस के ऊपर आप बॉडी को मूव कराओ कि वो इस तरह की कंडीशन को सेटिस्फाई कर ले। तो आप यहां पर देखो कि जो इसका आंसर है वही आपको समझा रहे हैं, अब जब वो समझ में आ जाएगा तो बाकी आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि क्यों वो नहीं होंगे। तो ये वाला जो आंसर है यानी कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये इसका सही ऑप्शन है। अब ये कैसे है देखो, यहां पर आप देखो कि ये जो फोर्स लगाया गया है यहां पर इतने डिस्टेंस तक, मतलब एक तरह से L/2 कह दो, तो ये फोर्स की कंडीशन क्या है, ये क्या है, कांस्टेंट, कांस्टेंट फोर्स है ना, यहां बदल रहा है क्या है, कहीं नहीं बदलना, F की वैल्यू फिक्स है, जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं F वाई एक्सिस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो कांस्टेंट फोर्स है। एंड साथ में अगर आप देखो तो ये जो फोर्स है ये पॉजिटिव है और जो डिस्प्लेसमेंट है x वो भी पॉजिटिव है, यानी कि दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे ना, कांस्टेंट F एंड अलोंग x, x के अलोंग, मतलब जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर ही आपने फोर्स लगाया है, ये इतना फोर्स ये कंडीशन रिप्रेजेंट कर रहा है। नीचे वाला अगर आप देखो तो नीचे वाले के लिए F क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, क्योंकि नीचे आ गए हम y एक्सिस के, ये जो है x एक्सिस के, और अगर हम x की बात करें तो जो हम इधर से इधर जाएंगे तो x प्लस या माइनस, x तो प्लस है ना, तो x प्लस में है और y माइनस में, यानी कि अगर हम नीचे वाले की बात करते हैं तो फोर्स अगेन कांस्टेंट है, कांस्टेंट F बट अपोजिट टू x, लेकिन x के अपोजिट है, यानी कि यहां से यहां तक L डिस्टेंस तक मूव करेंगे तो आधी दूर दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, F और X दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, और बाकी आधी दूर क्या रहेगा, F और X दोनों अपोजिट रहेंगे। ठीक,
अब देखो जरा ये कंडीशन कैसे मैच करेगी। अगर हम किसी बॉडी को यहां से चलाना स्टार्ट करें और इधर हमें v रखना है कांस्टेंट, तो डिस्प्लेसमेंट इसका इधर ही होगा ना, x इधर होगा। अब आपको करना क्या पड़ेगा यहां पर कि जब ऊपर ले जाएंगे तो हमें पता है यहां एक अपोजिंग कंपोनेंट काम करेगा। क्या काम करेगा? mg साइन थीटा, आर mg कॉस थीटा बैलेंस रहेंगे, लेकिन ये तो करेगा ना काम यहां पर अपोजिट। तो आप सोचो अगर इसको ऊपर मूव कराना है कांस्टेंट वेलोसिटी से तो आपको एक फोर्स लगाना पड़ेगा ना, और वो फोर्स आपको लगाना पड़ेगा इधर इसे बैलेंस करने के लिए, mg साइन थीटा को बैलेंस करने के, क्योंकि mg साइन थीटा नीचे खींचेगा और हमको किधर खींचना है? ऊपर। तो आपको यहां पर इतना फोर्स लगाना पड़ेगा जितना ये mg साइन थीटा है। अगर ये दोनों फोर्स बैलेंस हो गए तो आपने अगर इसको एक v वेलोसिटी दे दी तो ये उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता जाएगा, जाएगा कि नहीं? सेम कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो आप देखो f और x दोनों कैसे हैं? सेम डायरेक्शन में है। तो f और x आधी दूर तक, जैसे ये एकदम सिमेट्रिकल दिख गया ना, तो आधी डिस्टेंस तक f और x दोनों सेम डायरेक्शन में। लेकिन जब ये बॉडी इधर जाएगी, जब मान लिया अब इधर यहां पहुंच गए, अब इधर ले जाएंगे, तो जब हम इधर जाएंगे तो यहां डाउनवर्ड, जैसे x की बात अगर हम करें तो x इधर हो जाएगा ना, इधर जा रहे हैं, और हमें वेलोसिटी कांस्टेंट रखनी है, तो v इज इक्वल टू कांस्टेंट रखना है। तो अब अगर आप यहां पर देखो तो जो mg साइन थीटा है वो तो अभी भी ऐसे रहेगा ना, mg साइन थीटा। भाई जब ग्रेविटी नीचे तो mg साइन थीटा तो इधर ही रहेगा, हम लोग क्वेश्चन में यूज भी कर चुके हैं। तो अगर mg साइन थीटा इस डायरेक्शन में है और आपको रखना है v कांस्टेंट, तो फिर इस फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा। अब जरा बताओ बैलेंस करने के लिए f किधर लगाओगे? ऊपर लगाएंगे ना, ठीक है, यानी कि बैलेंस करने के लिए हम इधर f लगाएंगे, लगाएंगे ना। तो अब क्या होगा? ये f और mg फिर से बैलेंस होगा mg साइन थीटा, और ये फिर से कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, क्योंकि नेट फोर्स इसके ऊपर क्या हो गया? जीरो हो गया। तो अब की बार जरा f और x देखो कैसे आ रहे हैं? अपोजिट। इसमें दोनों f और x सेम डायरेक्शन में थे और इसमें कैसे आ रहे हैं? अपोजिट आ रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये कंडीशन हो जाएगी। इसमें देखो f और x अपोजिट ही था, ठीक है। तो आधी दूर तक f और x सेम डायरेक्शन में है और आधी दूर तक f और x अपोजिट डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी पूरे मोशन में कांस्टेंट हो रही है, ठीक है, v की वैल्यू कांस्टेंट है। तो आप यहां पर कह सकते हैं, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट यहां पर है। तो वही कंडीशन ये आपसे जानना चाह रहा था कि इसमें से कौन सा सरफेस प्रोफाइल ऐसा होगा जिसमें ये सिचुएशन सेट बैठेगी, ठीक है। तो अब ये तो हो नहीं सकता, इसमें हो गया ना, तो ये तो हो नहीं सकता। इसमें अगर आप देखो तो यहां पर हमें किसी तरह के फोर्स की जरूरत ही नहीं, हॉरिजॉन्टल पर है। इसमें जरूरत पड़ेगी तो दोनों साइड में बराबर तो रहेगा नहीं, जबकि इसमें आधी दूर तक प्लस आधी दूर तक माइनस होना है। इसमें भी नहीं होगा, आधी दूर तक प्लस या माइनस, इसमें भी नहीं होगा। इसमें कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है कि जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो f और x सेम डायरेक्शन में और इधर जाएंगे तो अपोजिट। लेकिन आप यहां पर देखो तो कि इसमें f अगर ऐसे करोगे, ऐसे जाएगा ना, तो f लगातार चेंज होगा ना, क्योंकि डायरेक्शन चेंज होगी, जबकि इसमें f क्या है? कांस्टेंट है। तो इसका मतलब ये वाला भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन सा पॉसिबल होगा? फर्स्ट वाला पॉसिबल होगा। तो इसको बना लेंगे। सेकेंड, देखते हैं हम लोग। A bullet of mass 0.04 kilogram moving with a speed of 90 meter per second enters a heavy wooden block and is stopped after a distance of 60 centimeter. What is the average resistive force exerted by the block on the bullet? तो ये एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। तो मास आपको दिया गया है 0.04 और उसने कहा 90 मीटर पर सेकेंड से वो एंटर करती है एक हैवी वुडन ब्लॉक पर और स्टॉप हो जाती है 60 सेंटीमीटर पर। मतलब कुछ ऐसी कंडीशन रही होगी, जैसे वुडन ब्लॉक हो गया, अब यहां पर वो एंटर करती है बुलेट और मान लिया यहां पर जाकर वो रुक जाती है, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस आपको दी गई है वो 0.6 मीटर, 60 सेंटीमीटर है तो
0.6 मीटर हमने लिख दिया। और किस स्पीड से एंटर करती है? 90, यानी कि यहां पर जो उसकी स्पीड है u, दैट इज इक्वल टू 90। तो उसने आपसे यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स पूछा है, तो रेजिस्टिव फोर्स का मतलब वही कि अपोजिंग फोर्स लगेगा तभी तो रुकेगी ये। तो यहाँ पर हमें वैसे ही पता है कि बुलेट अगर एंटर करेगी तो ये वुडन ब्लॉक है, तो उसमें अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक तरह से एक्ट करेगा, और वो फोर्स ही हमें निकालना है। तो फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन ही तो होता है। अब उसने मास तो आपको दे रखा है, ए निकाल लो। तो यहाँ जस्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का हम लोग यूज करेंगे, दैट इज, अब देखो इसमें कहीं टाइम नहीं दिया गया, और यहाँ फाइनल वेलोसिटी जाकर क्या हो जाएगी? 0। तो अगर वेलोसिटी है और डिस्टेंस यहाँ पर है, तो फिर आप कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? थर्ड, यानी कि हम यूज करेंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0, तो यहां से हो जाएगा u स्क्वायर प्लस 2as, या फिर 2as माइनस में हो जाएगा u स्क्वायर, और या फिर a हमें कैलकुलेट करना है, तो यहां से आ जाएगा a इज इक्वल टू u स्क्वायर अपॉन माइनस में u स्क्वायर अपॉन 2s। ठीक, और फिर आपको निकालना है रेजिस्टिव फोर्स। तो देखो माइनस आ रहा है ना, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर a माइनस में आता है तो क्या रिप्रेजेंट करता है? रिटार्डेशन। तो इसका मतलब अपोजिंग रेजिस्टेंस, अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टेंस होगा। तो हम यहां पर डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे, रेजिस्टिव फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां पर हो जाएगा m u स्क्वायर अपॉन 2s। देखो हमने माइनस साइन नहीं लिखा, क्योंकि हमने यहां लिख दिया ना, क्या है ये? रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि वो अपोजिट ही होगा। माइनस साइन यही शो कर रहा है कि अपोजिट है। तो अब यहां पर बस वैल्यूज आप डाल दो, तो 0.04, और u स्क्वायर का मतलब 90 इंटू 90 एंड डिवाइडेड बाई 2, और s का मतलब 0.6। ठीक है, अब इसी को हमें बस सॉल्व कर लेना है। तो ये डेसिमल यहाँ से हटा दें तो यहाँ एक 0 आ जाएगा, और ये भी डेसिमल हट जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 4 इंटू 90 इंटू 90 एंड डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 120। ये कैंसिल हो जाएगा, और ये कैंसिल होगा 3 से, और फिर ये 3 यहां से कैंसिल, 30 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 270 न्यूटन। सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नोट कर लिया ना सभी ने? तो अगर आप यहां पर देखो तो जैसे हमने डिराइव करके आपको दिखा दिया, लेकिन यहां पर फार्मूला वही आएगा स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला। ठीक है, जैसे जब ब्रेक लगाते हैं किसी भी व्हीकल में, तो जो स्टॉपिंग डिस्टेंस का फॉर्मूला आया था s इक्वल टू mu स्क्वायर अपॉन 2f। तो आप देखो जरा यहाँ पर ध्यान दो, ये अगर आप देखो mu स्क्वायर अपॉन 2s इक्वल टू f, तो यहाँ से s देखो तो क्या आएगा? mu स्क्वायर अपॉन 2f। तो वहां से अगर डायरेक्ट आप चाहें तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे, लेकिन जैसे अगर नहीं रिलेट कर पाए तो ऐसे यहाँ पर बता दिया गया कि पहले आप a निकाल लो, और उसके बाद आप यहाँ पर f इज इक्वल टू ma से f की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है।